बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें आखिरी टॉपिक था कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। फिर उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, और उसमें से जो आखिरी टॉपिक था दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डिस्कशन हमने की थी, उससे हमारा चैप्टर 12 इख्तिताम पजीर हुआ था। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर कोर्स का आखिरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, विच इज़ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान है। आपने चैप्टर सीखा है, किताब उठाएं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इंतहाई आसान है। हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, विच आर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं, आखिरी उसमें से एमोनियम आयन है, जो कि हम मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हैं, उसको कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा गया है। अब आपने चैप्टर में ये सीखा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि इट इज द अपेरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिफाइन किया था कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि वो कितने एटमों के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव और अपेरेंट चार्ज है। आइए स्टूडेंट्स, N2O में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, या उसके साथ चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस इज 2 पॉजिटिव। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव while that of nitrogen is positive। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई है। अब अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स के यहां पर ऑक्सीजन सिंगल है और नाइट्रोजन डबल है, या एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं लिख सकता हूं यहां पर H2O। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड हैं, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर आपको रूल्स याद हो, रूल्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल में कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम असाइन कर रहे थे, उसमें हमने बात की थी कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, अगर उसने किसी दूसरे एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। किताब में चैप्टर में इनकी डिस्कशन हो गई है स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान है, खुद ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के सोडियम पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल सोडियम एलिमेंट इज रिड्यूसिंग। अब सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, या उससे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिफरेंस को नोट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस एजेंट को कहते हैं स्टूडेंट्स, उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को या उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं जो दूसरे एटमों से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, रिलीज करेगा और खुद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब सोडियम क्या करेगा, इट इज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये जब रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये दूसरे एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। जैसे स्टूडेंट्स, हम जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्कस करते हैं, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर हमारे पास 2 आयन्स हैं, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। अब स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा, क्लोराइड आयन एन आयन है, ये एनोड की तरफ जाएगा, तो एनोड पर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये एनोड पर
ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैथोड की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा सोडियम, तो फिर सोडियम क्या होगा स्टूडेंट्स, वो रिड्यूस होगा। तो सोडियम चूंकि दूसरे एटमों से, या हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरे एटमों से या एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, या सोडियम न्यूट्रल बताया गया है हमें कि सोडियम न्यूट्रल क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इस केस में पूछा गया है कि सोडियम पॉजिटिव क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रीजन आपके साथ शेयर किया गया। सोडियम न्यूट्रल क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, साइज इसका ज्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स इस पर कम है, तो होगा क्या, सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोराइड नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें, यहां पर इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर उसके साथ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो अब सोडियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा एक्स्ट्रा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके पास न्यूट्रल है 11 इलेक्ट्रॉन से, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्जेबल, व्हाई। स्टूडेंट्स हमने बैटरीज को जब डिस्कस किया था तो वहां पर हमने बात की थी कि हमारे पास जो सेल्स हैं उसमें रिचार्जेबल और या रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सेल्स हैं। प्राइमरी सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो रिचार्ज नहीं होते, जैसे ड्राई सेल को हमने डिस्कस किया था, वहां पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स वो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको याद हो वहां पर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट में एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मौजूद है, मॉइस्चर कंटेंट है उसके साथ, जब जिंक जो कि एनोड है ऑक्सीडाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैथोड, ग्रेफाइट कैथोड की तरफ, एमोनियम आयन जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा स्टूडेंट, वो कन्वर्ट हो जाएगा एमोनिया में। अब ये एमोनिया जिंक आयंस के साथ मिलकर क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये रिएक्शंस जो है इररिवर्सिबल हैं, इन रिएक्शंस को हम रिवर्स नहीं डायरेक्शन में नहीं लेकर जा सकते जब इसको हम करंट देंगे। वाइल लेड स्टोरेज बैटरीज में एनोड जो है लेड का बना हुआ है, पीबी का, और कैथोड जो है लेड सल्फेट का बना हुआ है। जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, केमिकल एनर्जी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो कैथोड पर जो लेड सल्फेट है, एनोड का लेड और कैथोड पर डिपॉजिट होने के बाद लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब जब हम उसको करंट के साथ कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ, तो रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं। एनोड स्टार्ट में एज एन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्शन कर रहा था, लेकिन अब कैथोड लेड सल्फेट चार्ज होने के बाद वहां पर ऑक्सीडेशन होगी, दोबारा वो मटेरियल जो होंगे, लेड जो है एनोड पर दोबारा डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड वही लेड सल्फेट का रह जाएगा, तो वो इसलिए रिचार्जेबल है या सेकेंडरी सेल उसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी केमिस्ट्री पूरी आपके साथ लेक्चर्स में डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शुगर सोल्यूशन इज नॉन कंडक्टर व्हाइल द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंडक्टर। स्टूडेंट्स याद रखें, शुगर का केमिकल फार्मूला जो है दैट इज C12H22O11, और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस मौजूद हैं हमारे पास। अब शुगर का फार्मूला अगर आप देखें स्टूडेंट्स, दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जब इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके मॉलिक्यूल्स को जब हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन नहीं होती। मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में भी इसी केमिकल इक्वेशन के साथ मौजूद होगा, सोल्यूशन में भी इसी केमिकल इक्वेशन के साथ मौजूद होगा। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा
और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि कंडक्शन ऑफ करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है मेटल्स की केस में, या हम कहते हैं कि फ्री आयंस की जरूरत है। अब यहां पर शुगर की केस में, इसके मॉलिक्यूल्स की केस में आयंस मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, while in case of sodium chloride there are the presence of आयंस प्रेजेंट है। तो जब हम करंट पास करते हैं तो इन आयंस की अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मोशन होगी, जिससे करंट पैसेज मुमकिन हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड नॉन कंडक्टर है, मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड कंडक्टर है। सॉलिड स्टेट में भी सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, और मोल्टन स्टेट में सोडियम जो होगा वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने कुछ देर पहले बात की कि सोडियम क्लोराइड पानी में डिसोल्यूशन पर दो एक्वस आयंस में कन्वर्ट होगा, सोडियम एक्वस आयन और क्लोराइड एक्वस आयन। लेकिन मोल्टन स्टेट में एक्वस कंडीशन नहीं होगी क्योंकि उसमें वाटर है ही नहीं। हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है। अभी यहां पर स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में आयंस तो मौजूद हैं, लेकिन ये आयंस जो है ये अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसको हर तरफ से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर क्लोराइड आयन है तो उसको सोडियम आयंस, और अगर सोडियम आयंस है तो क्लोराइड आयंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ये आयंस जो है दे आर अलाउड टू मूव, मोशन कर सकते हैं। तो जब इनसे करंट पास होगा, ड्यू टू द मोशन ऑफ दीज आयंस टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, they can conduct current, while in this case of sodium chloride there is no motion of the opposite charges, that is why they are non-conductors. Question 6 में पूछा गया है कि sodium is collected at cathode not at anode, why? Students, सोडियम क्लोराइड जो है, कुछ देर पहले मैंने आपके साथ ये रिएक्शंस डिस्कस किए। जब हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का मतलब यह है सोडियम क्लोराइड इन लिक्विड स्टेट, तो वहां पर हमारे पास ये आयंस मौजूद होंगे, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस उसको कहते हैं कि जब हम करंट पास करते हैं और केमिकल चेंज हो। जैसे ही हम इस कंटेनर के साथ जिसमें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी करंट कनेक्ट कर लेते हैं, तो अपोजिट चार्जेस जो होंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ क्लोराइड आयन जाएगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी। हम कहते हैं कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर करंट सेल को छोड़कर जाएगी, या हम कहते हैं कि जिस पर ऑक्सीडेशन होगी। अब इस केस में चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन इसकी पॉसिबल है, सोडियम इज ऑलरेडी इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्लोराइड आयन की, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अगर दो क्लोराइड आयंस हो हमारे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आएंगे कैथोड की तरफ। कैथोड पर सोडियम आयन मोशन कर लेगा, कैथोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनोड पर इसकी कलेक्शन इसीलिए नहीं हो सकती कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और एनोड इज ऑलरेडी, सोडियम इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड, तो फिर इसको हम कलेक्ट करेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड पर। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एनोड अगेंस्ट कॉपर एंड कैथोड अगेंस्ट जिंक। अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक डिस्कस किया था, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वहां पर हमने बात की थी कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए उसकी पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके साथ हमने कहा था कि अगर हम वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, उसका वोल्टमीटर का एक प्रोब अगर हम उस मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर लें और दूसरे को उसके सोल्यूशन में डिप कर दें, तो जो सेकंड प्रोब है वोल्टमीटर का, जो कि उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, तो वो अपना एक सेल बना लेगा, जिससे हमारे पास रीडिंग जब आएगी तो वो डिफरेंस की रीडिंग आएगी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ना कि हमें उस इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम आर्बिट्रेरीली जीरो कंसीडर करते हैं। उस केस के लिए हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर किया था स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन का फर्ज कर लें, ये एक हाफ सेल है जिसमें हाइड्रोजन सिस्टम मौजूद है, ये दूसरा हाफ सेल है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो स्टूडेंट्स, अब
अगर वोल्टमीटर हमें रीडिंग दे लेता है, फर्ज कर लें हमने इसके साथ कॉपर कनेक्ट किया है, तो कॉपर की मौजूदगी में वोल्टमीटर हमें रीडिंग दे देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की, जो भी है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे उसको रिवर्स कर लो, वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अब यहां पर है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एनोड अगेंस्ट कॉपर। इट मींस कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन क्या करेगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दे देगा। दिस इज हाइड्रोजन एज एनोड। तो इसका मतलब यह हुआ कि वोल्टमीटर पर जब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू इसके लिए जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ वैल्यू का नेगेटिव में आना कि हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस मुश्किल से होगा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर आसानी से रिड्यूस होगा, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है आसानी से, हाइड्रोजन नहीं कर सकेगा, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। अब अगेंस्ट द जिंक, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो अगेंस्ट द जिंक एज कैथोड एक्शन कर रहा है। इट मींस कि जिंक इस केस में आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, एज कैथोड एक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने आर्बिट्रेरीली 0 वोल्ट की वैल्यू दी थी। ये एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की हमने डिस्कस की थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, आइए बोर्ड नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज मेड कैथोड। आसान क्वेश्चन है। हमने जब कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास मैं सिंपल एग्जांपल से वजाहत करूंगा। एनोड, कैथोड, फर्ज कर लें ये गोल्ड है और ये कॉपर है। ये एक्सटर्नली कनेक्ट होंगे बैटरी सोर्स के साथ और यहां पर इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब हमने जिस मेटल की सरफेस पर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना है, हम इस केस में कॉपर पर गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड को हमने एनोड बनाना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, गोल्ड आयंस आएंगे इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो एलिमेंट हमने लिया है एज एनोड तो उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा। गोल्ड है तो गोल्ड का सल्फेट या क्लोराइड या कार्बोनेट वगैरह। अगर हमने आयरन लिया है तो आयरन का कोई सॉल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गोल्ड ऑक्सीडाइज होकर जब पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलकर डीसी सोर्स से होकर कैथोड की तरफ जाएंगे। अब आयंस चूंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन्स कैच कर लेंगे वो, और वो गोल्ड के आयंस जो होंगे वो कॉपर इलेक्ट्रोड की सरफेस पर स्लोली क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। तो जिसकी सरफेस पर हमने प्लेटिंग करनी है उसको कैथोड और जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको हमने एनोड बनाना है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसको बड़ी डिटेल के साथ हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। किताब में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं आपको, रेडॉक्स इक्वेशंस की बैलेंसिंग है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पहले इक्वेशन को लिखना है, स्केलेटन मेन स्केलेटन को लिखना है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन जिसकी हुई है उसको एक अलग रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है और जिसकी रिडक्शन हुई है उसको अलग फॉर्म में लिखना है। फिर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। जब वो बैलेंस हो जाता है उसके बाद इक्वेशन हम लिख लेंगे और सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से हमने नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनको बैलेंस करना है। इस रिएक्शन में हाफ रिएक्शन मेथड में हमने क्या करना है, इसमें से हमने सिर्फ हाफ रिएक्शंस लिखने हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बाकी मेथड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें से हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम को और न्यूट्रल मीडियम की बात करनी है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है या न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल में ना तो प्रोटॉन्स की एडिशन की जरूरत है और ना वाटर की। एसिडिक में प्रोटॉन की जरूरत है या वाटर की एडिशन की जरूरत है,
और बेसिक में वाटर या हाइड्रोक्सिलाइन आपने सीखा था और बड़ी डिटेल के साथ ये 2 लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, इसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं और कहा गया है स्टूडेंट्स कि इन वैल्यूज से आप सेल का वोल्टेज कैलकुलेट कर लें कि जब हम सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमें कितना वोल्टेज दे सकता है। अब उसमें से स्टूडेंट्स कॉपर और मैग्नीशियम की बात है। अब हमें इसमें से कैसे अंदाजा लगेगा होगा कि इसमें से कैथोड कौन सा है और इसमें से एनोड कौन सा होगा। स्टूडेंट्स आप इन वैल्यूज को देख लें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन के लिए। अब रिडक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में हो तो आप समझ जाओ कि वो मेटल जो है वो रिड्यूस होगा आसानी से। अगर यहां पर देखते हैं ये वैल्यू मैग्नीशियम के लिए है, मैग्नीशियम पर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रिडक्शन की वैल्यू कॉपर के लिए पॉजिटिव है और मैग्नीशियम के लिए नेगेटिव है। इट मींस कि मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा और जो ऑक्सीडाइज होगा वो एज एनोड एक्शन करेगा। यहां पर इसकी ये वैल्यू, अब हमने जब सेल पोटेंशियल को या सेल वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल का पोटेंशियल या वोल्टेज आ जाएगा। इस केस में हमारे पास तो किसी भी वैल्यू में ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं है, तो स्टूडेंट्स रिडक्शन की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव है और रिडक्शन की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को रिवर्स कर लो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये ई नॉट रिडक्शन की जगह ई नॉट ऑक्सीडेशन बन जाएगा। जैसे इस केस में वैल्यू में डायरेक्ट इंसर्ट कर लेता हूं, ये बन जाएगा प्लस 2.38 वोल्ट्स फॉर मैग्नीशियम और रिडक्शन की वैल्यू है किसके लिए, कॉपर के लिए, वो 0.34 वोल्ट्स। सिंपल एडिशन है, मैथमेटिक्स है, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उस सेल का वोल्टेज या पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी तरह इन दोनों में चूंकि हाइड्रोजन लिया गया है और उसको हमने आर्बिट्रेरीली 0 की वैल्यू दी थी, अब रिडक्शन की वैल्यू इसकी प्लस 0.80 है, प्लस में है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि सिल्वर रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, टॉपिक डिस्कस किया गया है आपके साथ, प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आप कैलकुलेट कर सकेंगे। बोर्ड नंबर 3 पर एक्सरसाइज का नेक्स्ट पोर्शन है, आइए वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन करें और फैराडेज लॉस को डिस्कस करें। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें करंट पास होने से केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फैराडेज लॉस को हमने डिस्कस किया था 2 स्टेटमेंट्स में से, या 2 लॉस थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उसका पार्ट बी जो है उसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन जो है इट इज रिलेटेड टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ द करंट कैलकुलेट करें जब हमने करंट पास किया हो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से 50 मिनट्स के लिए। 50 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लें 60 से। मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड इन 50 मिनट्स इज 25 ग्राम्स। जो Z है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट को हमने कैलकुलेट करना है। आपके सामने फैराडेज का सेकंड लॉ जो है मौजूद है इक्वेशन की फॉर्म में। W की वैल्यू, I की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। T हमें दी गई है, F की ये वैल्यू है स्टूडेंट्स, which represents the charge of 1 mole of electrons, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, कॉपर की एटॉमिक मास को 2 पर डिवाइड कर लें। 2 पर क्यों, इसलिए क्योंकि कॉपर जब रिड्यूस होगा उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होते तो फिर 4 पर डिवाइड करना था हमने, और अगर 1 किया होता तो फिर सिंगल पर डिवाइड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपके सामने है, सिंपल मैथमेटिक्स कर लें, इक्वेशन को अरेंज कर लें। पहले I के लिए, I यहां पर रह जाएगा स्टूडेंट्स, F Z के W के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, T और E डिवीजन फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पहले हमने इलेक्ट्रोड्स की डिस्कशन की थी, उसमें फिर हमने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिस्कस की थी, फिर हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिस्कशन की थी, और उसके साथ आखिरी हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन विद कॉपर एंड जिंक। चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कशन की गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स को डिफाइन करें। रिवर्सिबल सेल्स कौन से हैं और इरिवर्सिबल? रिचार्जेबल को हम रिवर्सिबल कहते हैं, और जो रिचार्ज नहीं होते, इस्तेमाल के बाद उसको हम थ्रो करते हैं, उसको हम इरिवर्सिबल सेल्स कहते हैं, डिस्कार्ड करते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टाइक सेल्स या वोल्टिक सेल्स इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो हैं जिनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्स कहते हैं, करंट पास होने से केमिकल चेंज होगा। वोल्टिक सेल्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज दो सेल्स के दरमियान कनेक्ट कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू हो जाएगा और उससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। इसकी बड़ी डिटेल के साथ बात की गई है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पोर्शन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज अपैरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन कंपाउंड्स में से KMnO4 में, मैंगनीज डाइऑक्साइड में और डाइमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड में। KMnO4 में तो मैंगनीज 7+ है, 4 ऑक्सीजन हैं उसके साथ, ऑक्सीजन -2 है सिंगल, तो 4 - 8 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 8 नेगेटिव, पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट से है, 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव प्लस 8 नेगेटिव, 7 नेगेटिव आंसर आएगा, और 7 नेगेटिव 7 पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, और बाकी में आप खुद कैलकुलेट कर लें। MnO2 में ऑक्सीजन 4 नेगेटिव, मैंगनीज आंसर आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और डैनियल सेल की वजाहत कर दे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बार बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स, जब हम करंट पास करें और केमिकल चेंज हो। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेल्सन सेल्स में हमने प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिस्कशन करनी है। जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसमें से हम ब्राइन को कंसिडर कर रहे थे, ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन। तो उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज कर लेते हैं, फाइनली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में लिखें कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और आखिरी पोर्शन जो है कि टाइप्स ऑफ बैटरीज, क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑलरेडी आपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए होते हैं। ये अब आपको टेस्ट करना होता है आपकी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, कि आप एक्सरसाइज कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। आपके साथ लेक्चर्स में जनरल डिस्कशन की जाती है, बाकी आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि चैप्टर देखें, एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का कोर्स इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह से दुआ है मेरी कि आपको इन सारे कंसेप्ट्स की समझ आई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।